हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं योगेश त्रिपाठी स्टडी 91 में फाउंडेशन बैच में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से जोरदार स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम लोग फाउंडेशन बैच में भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे थे। भारतीय राज्य व्यवस्था के टॉपिक संवैधानिक इतिहास के बारे में हम लोगों ने बहुत बारीक रूप में पढ़ा हुआ है। हम लोगों ने उसकी बहुत गहन समझ पैदा करने की कोशिश की है। न केवल तथ्यों को समझा है, बल्कि हमने उसको महसूस भी किया है। दोस्तों, आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मैं संविधान की जो अवधारणात्मक समझ है उसमें इतना काम क्यों कर रहा हूं। आपने देखा होगा कि संविधान की जो विकास की यात्रा है उसको हमने 9 से 10 घंटे में पढ़ा है ना। अर्थात हमने 7 से 8 लेक्चर उस पर पूरे बनाए हुए हैं, केवल एक चैप्टर पे बस। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बहुत जरूरी है सिविल सर्विस के एग्जाम के लिए। याद रखिएगा दोस्तों, सिविल सर्विस के एग्जाम के लिए, जिसको आप यूपीएससी व यूपीपीएससी है ना, या एसडीएम या आईएएस का एग्जाम कहते हो ना, आईएएस आईपीएस, ठीक है, जिनका एग्जाम कहते हो, उन एग्जाम के लिए संविधान की अवधारणात्मक समझ या संविधान का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। दोस्तों, ऐसा क्यों है, समझ लीजिए इस बात को। जैसे एक पुजारी को कब अच्छा पुजारी कहा जाएगा? जब उसको अपने ग्रंथ अर्थात वेदों के बारे में, उपनिषदों के बारे में अच्छे से ज्ञान होगा, तब उसको हम एक अच्छा पुजारी कहेंगे। एक अच्छा मौलवी कब कहलाया जाएगा? जब उसको कुरान के बारे में, हदीस के बारे में अच्छी जानकारी होगी। वैसे ही एक पादरी कब अच्छा पादरी कहलाएगा? जब उसको बाइबल के बारे में अच्छी समझ होगी, अर्थात अपने से संबंधित ग्रंथों की जानकारी होनी चाहिए। वैसे ही एक अधिकारी कब अच्छा अधिकारी होगा? जब उसको संविधान की समझ होगी। संविधान उसके लिए कुरान बाइबल की तरह होता है। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? आपको मैं बता दूं कि एक अभ्यर्थी को जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है, उसमें इसी बात को चेक किया जाता है कि उसमें कितनी संविधान की समझ है। प्रीलिम्स में, इंटरव्यू में, मेंस में, हर तरफ या हर एग्जाम में इस बात को चेक किया जाता है। इंटरव्यू में तो खासकर इस बात को देखा जाता है। बच्चे को कई तरह से उलझाने की कोशिश की जाती है, केवल इसीलिए कि समझ सके कि संविधान को लेकर इसके पास कैसी समझ है। अगर एक अधिकारी बनने जा रहा है जो व्यक्ति, उसे संविधान की ही नहीं समझ, तो वो अधिकारी बनने के लायक ही नहीं है। इसलिए बच्चों, संविधान के तथ्य तो पता होने ही चाहिए, उसकी अवधारणाओं को बहुत जरूरी है आपको पता हो। और यदि आपको अवधारणा पता चल गई तो तथ्य पता होने में देर भी नहीं लगनी। दोस्तों, आपको अगर ऑफिसर बनना है तो आपको अवधारणाएं पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्योंकि जो फैक्ट है वो तो वनडे एग्जाम वालों के लिए जरूरी है, जो बाबू टाइप या क्लर्क टाइप पोस्ट होती हैं उनके लिए जरूरी है। पर जिनको ऑफिसर बनना है, जिनको डिसीजन लेना है, जिनको आदेश देना है, उनको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तभी तो अपने आप को क्लर्क से सुपीरियर रखेंगे। क्लियर? तो चलिए हम लोग आज चलते हैं। आज का जो टॉपिक है, संविधान की विशेषताएं एवं आलोचनाएं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, मेंस व इंटरव्यू के लिए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं पहले भी बता चुका हूं, पर वर्तमान में प्रीलिम्स में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से संविधान की कौन सी विशेषताएं नहीं है। एक डुअल सिटीजनशिप, दूसरा फेडरलिज्म, है ना, तीसरा चौथा, इस तरह आ जाएगा और कहेगा बताइए क्या है क्या नहीं। क्लियर? या आलोचना के संदर्भ में आपसे मेंस से सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में होने वाली आलोचनाओं का मूल्यांकन करिए। तो दोस्तों, चलते हैं आज की क्लास में हम लोग। आज की क्लास बहुत शानदार होने वाली है। अगर आपका शेयर वेयर करने का मन हो रहा हो तो कर दीजिए भाई। थोड़ी बहुत शेयर कर देंगे तो मुझे भी खुशी हो जाएगी, ज्यादा लोग देखेंगे। हर आदमी को अच्छा लगता है कि उसके काम की तारीफ हो और उसके काम को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। देखिए, एक टीचर हो गया, एक कलाकार हो गया, ये ना पैसे के भूखे नहीं होते, ये तारीफ के भूखे होते हैं, है ना। इसीलिए मैं कहा करता हूँ कमेंट कर दिया करिए, अच्छा लगता है। चलिए, तो आज हम लोग पहले संविधान की आलोचना पढ़ लें, है ना। अर्थात हमारे संविधान के संदर्भ में जो आलोचनाएं होती हैं उसके बारे में हम जानें। अब सवाल है एक मन में आपके आ रहा होगा कि आलोचना क्या होती है ना, जिसको हम लोग क्रिटिक्स बोलते हैं। बताओ क्या होता है भाई? याद रखिएगा, ये बुराई नहीं होती, ठीक है, ये बुराई नहीं होती। जो हम लोग बुराई करते हैं ये उससे बिल्कुल अलग चीज है। तो चलिए आप लोग एक बार मन में सोचिए कि आलोचना व बुराई में क्या अंतर है।
एक तो आलोचना होती है और दूसरा होती है बुराई। इन दोनों में क्या अंतर है? तो दोस्तों सबसे बड़ा अंतर होता है इसमें करने का इरादा, किस इरादे से कहा जा रहा है। देखो दोनों में बताई तो कमियां जाती हैं, दोनों में कमियां ही बताती हैं, है ना, दोनों में कमियां बताई जाती हैं। पर कमियां बताने का उद्देश्य क्या होता है? एक का उद्देश्य होता है नीचा दिखाना, जिसमें बुराई, मतलब जो बुराई जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, किसी व्यक्ति की कमियां दिखा रहे होंगे और उसको नीचे दिखा रहे होंगे कि देखो तुम्हारा ये है, ये है, ये है, मेरे में तो नहीं है, अर्थात उसको नीचे दिखा रहे हैं, अपने आप को बेहतर बना रहे हैं। क्लियर? पर आलोचना में ऐसा नहीं होता। आलोचना की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि इसका इरादा सुधार करना होता है। जैसे मैं किसी की कमी बताऊं, पर कमी बताने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या होगा कि सुधार करना। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एक स्टूडेंट आता है तो कुछ गलत करता है, तो मैं उसको ये बताऊं कि यार तुम यहां यहां गलत हो, लेकिन मैं उससे गुस्से में नहीं बता रहा, है ना, मैं उसके बड़े प्यार से उससे बता रहा हूं कि यार ये तुम्हारे अंदर गलती है, इसको सुधार लो, इसलिए बता रहा हूं ना। मेरे इंटेंशन क्या है, मेरा इरादा क्या है, अच्छा पॉजिटिव क्या है, सुधारने के लिए। तो बात समझ में आई? तो मैं सुधारने के लिए उसको बता रहा हूं, ना कि मैं उसको नीचे दिखाने जा रहा हूं। कई बार लोग आलोचना के नाम पर बुराई करते हैं, है ना। अब इस बात को समझिएगा, मैंने जो बताया एक दो उदाहरण सोचिएगा ऐसा क्या होता है, ठीक। तो और सबसे बड़ी आलोचना की खासियत क्या होती है? आलोचना की खासियत होती है कि वो सुधार करने के लिए होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हर मानव कुछ ना कुछ गलतियां करता है और उसको सुधारना भी उसी का दायित्व है। जैसे जो मूवी आती हैं तो मूवी की क्रिटिक्स, है ना, मूवी को क्या क्रिटिसाइज किया जाता है, उसकी क्या आलोचना की जाती है कि इस मूवी में ये सुधार हो सकता था, ऐसा और किया जा सकता था। तो इसका ये थोड़ी मतलब है कि जो व्यक्ति कर रहा है वो डायरेक्टर से चिढ़ता है या डायरेक्टर से नाराज है, ऐसा नहीं है। वो क्या कर रहा है, वो निष्पक्ष होके, है ना, भावुक होके नहीं, बिल्कुल न्यूट्रल होके बता रहा है। तो क्लियर हो गई? तो आलोचना का पहला क्या काम है? पहला इसका इरादा पॉजिटिव होता है, ये सुधार करने के लिए होता है, इसमें किसी तरह का गुस्सा नहीं होता और ये अच्छी बात होती है। मेरी बात समझ में आई? अब इसी तरह का एक वर्ड आप सुनते होंगे, समालोचना। तो समालोचना जब किसी की जाती है तो उसकी प्रशंसा भी की जाती है और उसकी बुराई नहीं की जाती, याद रखिए, उसकी कमियां बताई जाती हैं। अर्थात जैसे मैं कहूं भारतीय संविधान की समालोचनात्मक चर्चा करिए, तो इसका यह मतलब होगा कि भारतीय संविधान की पहले विशेषताएं बताइए अच्छी, फिर उसके बाद उसमें क्या ऐसी कमियां हैं जिसको सुधारा जा सकता है, उन पे चर्चा करिए। दोस्तों ये सब शब्दों को बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि जब यूपीएससी का या यूपीपीएससी का मेंस लिखोगे तो उसमें आएगा आलोचना करिए। अगर आपको ये शब्द ही नहीं पता तो आप क्वेश्चन का आंसर क्या लिखोगे ये बताइए। आप वही लिख दोगे जो आपको अच्छा लगेगा, है ना, जो आप रट के आए हो वही लिख दोगे, और फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा और आप कहोगे कि मैं पढ़ा तो बहुत था, मैंने पेपर भी बहुत अच्छे से लिखा, बहुत सुंदर राइटिंग से लिखा, सब कुछ लिखा, पर सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दोस्तों आपने तो वो लिखा ही नहीं जो एग्जामिनर ने पूछा। आपको पता होना चाहिए कि समालोचना क्या होती है, आलोचना क्या होती है, इसीलिए मैंने बताया। हम लोग भारतीयों में एक आपने सुना होगा निंदा, तो निंदा का मतलब भी क्या होता है? आलोचना ही होता है। एक लाइन सुनी होगी आपने, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो मतलब क्या, ये अच्छी चीज है। आपको आसपास ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो आपको आपकी कमियां बताएं, क्योंकि एक व्यक्ति में तभी सुधार हो सकता है जब उसको अपनी कमियां पता चलेंगी। अगर उसको अपनी कमियां ही नहीं पता चल रही तो कभी अपने में सुधार ही नहीं कर सकता, और जो कभी सुधार नहीं करेगा वो क्या बेहतर बनेगा? तो अगर आपको बेहतर बनना है तो अपने पास एक ऐसे दोस्त को रखिए जो आपकी कमी को बता सके, और याद रखिएगा उसका बताने का इंटेंशन हमेशा अच्छा होना चाहिए। कहा जाता है एक अच्छा दोस्त वही है जो भीड़ में आपकी बुराई को कभी ना बताए, लेकिन अकेले में आपको हमेशा आपकी कमियां बताए। क्लियर? तो ये सब समझिए। अब चलिए, ये आपको मैंने इसलिए बताया कि जब मैं जिस टॉपिक को पढ़ाने जा रहा हूं पता तो होना चाहिए कि आखिर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। हमें रटना नहीं है, हमें एक एक बात को बहुत अच्छे से समझना है। क्लियर? कई बच्चों को ये सब बातें बड़ी उबाऊ और बोरिंग लगती होंगी कि यार ये क्या पढ़ा रहे हैं, इस तरह का तो एग्जाम में कुछ आता नहीं है। तो दोस्तों आपको एग्जाम की समझ ही नहीं है अभी,
आप अपने सपनों में तैयारी कर रहे हो, ना कि जो एग्जाम की डिमांड है उसके लिए तैयारी कर रहे हो। तो उनके लिए इस क्लास में कोई जगह नहीं है, उनके लिए बहुत से दूसरे टीचर हैं। मुझे भरोसा है कि कुछ बच्चे जरूर समझेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे और मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्लियर? आप मुझे सपोर्ट करिए, मैं आपको सपोर्ट करूंगा और दोनों हम लोग साथ साथ आगे चलेंगे। तो इतना समझ गए? तो चलिए अब समझते हैं भारतीय संविधान है उसकी क्या आलोचना है, भारतीय संविधान में ऐसी क्या कमियां हैं, साथ में ये भी समझेंगे कि क्या वो कमी सही है कि गलत है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लें कि किसी चीज में कमियां कैसी होती हैं। ठीक, तो देखिए, किसी चीज में जो कमियां होती हैं अर्थात जो निगेटिव बातें होती हैं, तीन तरीके से हो सकती हैं। एक तो उसकी बनाने की प्रक्रिया में ना, बनाने की प्रक्रिया में, मैं भी उदाहरण बताऊंगा समझ में आ जाएगा। एक उस जब बनने के बाद जो वस्तु होगी उसमें क्या कमियां हैं, और दूसरा जिस पर्पस से बनाई गई थी, जिस उद्देश्य से वो पूरी गई थी, क्या उस उद्देश्य को पूरा कर रही है कि नहीं कर रही, इसके आधार में भी कमियां देखते हैं। जैसे मान लो बच्चों, हम लोगों ने बात की मिठाई की, तो कोई मिठाई है मान लीजिए, तो उस मिठाई की हमको बुराई करनी है, सकारात्मक बुराई, सुधार के पर्पस से बुराई, जिसको आलोचना बोलते हैं, है ना। तो जैसे मान लीजिए हमें उसकी आलोचना करनी है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो मिठाई है उसको बनाने की क्या प्रक्रिया थी। हम कहेंगे बड़ी गंदगी में बनाई गई है ना, इसको सफाई से नहीं बनाया गया, कोरोना फैल रहा है, ये खराब हो सकता है। तो उसकी बनाने की प्रक्रिया में हमने कमी बताई कि सफाई से नहीं बनाई गई, पढ़ के नहीं बनाया गया। फिर दूसरा, जब वो बन जाएगी तो कहेंगे उसकी डिजाइन अच्छी नहीं है ना, बड़ी बेडोल मिठाई बनाई गई, देखने में सुंदर नहीं लग रही मिठाई। तो हमने क्या किया, उसके बनने के बाद हमने उसका मूल्यांकन किया, तो फिर हमने कुछ निगेटिव बातें बताई, उसके पहले भी निगेटिव बातें बताई थी। और फिर मिठाई का उद्देश्य क्या होता है, खाओ तो मजा आ जाए। लेकिन मान लीजिए अगर हमने मिठाई खाई और हमको मजा नहीं आया, तो हम फिर उद्देश्य के आधार पर भी उसकी आलोचना करेंगे कि दोस्तों ये मिठाई सही नहीं थी। तो किसी भी चीज की हम 3 चरणों में आलोचना कर सकते हैं। ऐसे ही आप मान लीजिए कोई कुर्सी है, तो कुर्सी को अगर आप देखेंगे तो कुर्सी को मान लीजिए कोई बनाने ऐसा व्यक्ति आया है जो बहुत ठगता हो, तो एक उसकी बुराई हो जाएगी कि किसी ठगने वाले आदमी ने बनाई, किसी चीट करने वाले इंसान ने बनाई है। फिर दूसरा हो जाएगा कि यार कुर्सी देखने में सुंदर नहीं लग रही। ठीक, तीसरी बुराई हो जाएगी कि कुर्सी में बैठने में कंफर्ट फील नहीं हो रहा, आवाज बहुत कर रही। तो ये सब हो सकता है। इसी तरह हम भारतीय संविधान को समझेंगे। बच्चों, मैं छोटे छोटे उदाहरण इसलिए लाता हूं कि आपको चीजें महसूस होने लगे, आपको कहीं रटना नहीं पड़े छोटी सी बात भी। ठीक, क्योंकि एक टीचर का असली काम तथ्य बताना नहीं होता। तथ्य तो गूगल में लाखों पड़े हुए हैं, मुझसे बहुत ज्यादा फैक्ट पड़े हुए हैं। टीचर का असली काम होता है कि उस फैक्ट के पीछे क्या कहानी है, उस फैक्ट के बारे में इस तरह से जानो कि अगली बार से खुद पढ़ने लगो, खुद किसी को पढ़ाने लगो। बच्चों, जब आप लोग पढ़ा करते हो ना, तो याद रखिएगा आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आप किसी को भी समझा सको। बात समझ में आ रही? अब जब आप प्री निकाल लोगे, मेंस निकाल लोगे, तो इंटरव्यू में आपको क्या करना है, समझाना ही तो है अपने सामने वाले को। मान लो संविधान सामने वाले ने पूछ लिया कि भाई आलोचना क्या होती है और कितने चरणों में हो सकती है। अगर आप ये चीज नहीं बता पाओगे तो क्या है, आपके सिलेक्शन का चांस बिल्कुल गायब। और याद रखिएगा, आपको केवल प्री नहीं निकालना, केवल मेंस नहीं निकालना, आपको पूरी तरह से एग्जाम निकालना है। ठीक, जब तक तीनों चरण नहीं क्वालिफाई कर लेंगे तो मजा नहीं आएगा। ठीक, तो चलिए हमें अब समझेंगे संविधान के संदर्भ में। ठीक, तो हम लोगों ने इतनी बातें समझ ली। तो चलिए संविधान की आलोचना करते हैं उसकी बनाने की प्रक्रिया में। तो देखिए, सबसे जो बड़ी आलोचना होती है वो होती है संविधान के बनाने की प्रक्रिया में, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि संविधान सभा की आलोचना। संविधान सभा की आलोचना, क्योंकि संविधान सभा ही तो है जो संविधान को बना रही है। तो अगर हम इस सभा की आलोचना कर देंगे तो वो संविधान की भी आप आलोचना कह सकते हो। तो सबसे पहले जो इसकी आलोचना की जाती है वो यह की जाती है कि जो हमारे संविधान को बनाया गया है, तो जिस संविधान सभा ने इसको बनाया है वो संविधान सभा निर्वाचित नहीं थी, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं थी। आप ये कहिए, आपको पता होगा कि जो भारतीय संविधान सभा थी उसका जो गठन हुआ था वो कैसे हुआ था। जो संविधान सभा था
है ना। मान लो ये संविधान सभा है, तो इसका गठन 3 तरीके से हुआ था। एक तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन से हुआ था, मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा। फिर मैंने आपको बताया था दूसरा क्या था कि रियासत के द्वारा चुने गए थे लोग, है ना। अर्थात जैसे हैदराबाद रियासत के प्रमुख ने चुन के किसी व्यक्ति को भेज दिया, तो क्या था, मनोनीत किया गया था, ठीक। और दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया गया था। कैसे? जैसे जनता ने किसको चुना, जनता ने वहां की विधान सभा को चुना, और विधानसभा ने संविधान सभा के लोगों को चुना। तो कहने का यह मतलब है जनता ने सीधे नहीं चुना था, और साथ ही में कुछ प्रत्याशी तो मनोनीत थे केवल। तो आप कैसे कह सकते हो कि यह संविधान सभा जनता द्वारा बनी है? जब यह संविधान सभा जनता द्वारा नहीं बनी, तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा भारतीय संविधान भारतीय जनता के द्वारा नहीं बनाया गया, ये भी कहा जा सकता है। तो दोस्तों, ये इसकी सबसे बड़ी आलोचना है। अब आप बताइए, ये आलोचना सही है कि गलत? मैंने आपको बताया कि आलोचना क्या है। सबसे बड़ी आलोचना ये होती है कि भारतीय संविधान निर्वाचित सदन द्वारा नहीं बना। उसकी कहानी पूरी मैंने आपको बता दी कि क्या है। अब आपके मन में मैंने एक सवाल लाया हूं कि आप ये बताइए, ये आलोचना सही है कि गलत? ठीक, तो एक देखिए, इससे प्री संबंधित क्वेश्चन कभी भी बन सकता है कि भारतीय संविधान क्या है, आंशिक रूप से क्या है, निर्वाचित है। आंशिक रूप से निर्वाचित है, ना कि पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि एक तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ है, और दूसरी तरफ जितने मेंबर थे ना, उस मेंबर में बहुत बड़ी संख्या में मेंबर रियासत के प्रमुख द्वारा मनोनीत किए गए थे। आपको मैंने काउंटिंग लगभग बता रखी है कि कितने मेंबर मनोनीत थे और कितने मेंबर चुने गए थे। तो क्लियर हो गया, ये आलोचना थी। तो देखिए, आलोचना कहीं ना कहीं ये सही है, पर जब आप उस समय की परिस्थिति देखेंगे, अब चलते हैं उस समय के माहौल पे, ठीक। उस समय क्या स्थिति थी, आपको पता होना चाहिए कि ये संविधान सभा कब बनी थी। ये संविधान सभा 1946 में बनी थी, और 1946 में भारत की स्थिति क्या थी? आप कहोगे सर बहुत ज़्यादा अस्थिरता थी। आप देखो कि एक जगह मुस्लिम लीग दंगे करवा रहा है, 16 अगस्त की बात आपको याद है ना, लाखों लोग मर रहे हैं, ब्रिटिश छोड़ के जाने वाले हैं, वो कभी भी भागना चाह रहे हैं। तो एक ऐसी स्थिति थी कि हमको कोई ऐसा निर्णय लेना था जिससे जल्दी से जल्दी संविधान सभा बन सके। अर्थात कहा जा सकता है कि जो हमारी संविधान सभा थी, उसको जो हमने अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा बनाया, तो उसमें हमारा उद्देश्य सही था। हमारा इरादा था कि जिस तरह से हो सके पॉसिबल जल्दी से जल्दी एक संस्था बना ली जाए, ताकि जल्दी से जल्दी एक संस्था बने, वो संस्था तुरंत संविधान बनाए, और वो संविधान के द्वारा हम अपने देश को स्थिर कर सकें, है ना। वरना उस समय देश की एकता व अखंडता पे खतरा हो चुका था। आप देखो कि उस समय कोई कहीं भाग रहा था, कोई कहीं भाग रहा था। तो ये हमारे संविधान निर्माताओं की महानता थी कि उन्होंने उस समय को समझा और समय के अनुकूल निर्णय लिया। और आपको पता होना चाहिए कि महान वही होता है जो परिस्थितियों के अनुकूल निर्णय ले। मेरी बात समझ में आ गई, है ना। तो ये एक आलोचना थी, एक बार फिर इसको ब्रीफ में समझ लीजिए। ये कहा गया कि भारतीय संविधान सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पे नियुक्त नहीं की गई थी, निर्वाचित नहीं की गई थी, पर मैंने आपको बता दिया कि उसका क्या कारण था। क्लियर? एक तो ये हो गया। तो अब आपको ये आलोचना भी याद हो गई होगी, और इस आलोचना को कैसे आप डिफेंड कर सकते हो, आपको ये बात भी बहुत अच्छे से पता चल गई होगी। अब देखिए, एक आलोचना और थी, वो ये है, ठीक है, कि जो संविधान सभा थी, है ना, उसमें एक वर्ग का ही प्रभुत्व था। उस वर्ग का नाम था हिंदू, है ना। कहा कि हिंदू वर्ग का ही प्रतिनिधित्व है। क्लियर? साथ में एक और भी आलोचना थी संविधान सभा की कि इसमें केवल कांग्रेस के लोगों का प्रभुत्व है। आपको पता होना चाहिए कि जब चुनाव हुआ था तो उसमें 208 मेंबर कांग्रेस के ही थे केवल। वास्तव में संविधान सभा में 90% इन्हीं के लोग थे जब अंत के समय में थी, है ना। क्योंकि आपको पता होगा मुस्लिम लीग अलग हो गई थी, तो फिर वो चली गई थी, जैसा मैंने बता रखा है। तो आप समझ सकते हैं कि
एक हिंदू वर्ग का प्रभुत्व था, ऐसी एक आलोचना की जाती है कि जो संविधान सभा बनी थी ना, उसमें भारत के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं था। वो संविधान सभा हिंदुओं की सभा थी, ऐसा लॉर्ड विस्काउंट ने कहा था। लॉर्ड विस्काउंट भैया एक इंग्लैंड के शख्स थे, उन्होंने ऐसी आलोचना की, है ना। ऐसी आलोचना विंस्टन चर्चिल ने भी की थी। जो जब भारतीय संविधान बन रहा था तो उस समय जो विश्व के बौद्धिक लोग थे वो क्या कर रहे थे, आलोचना कर रहे थे। कई लोग तो वाकई हंसी उड़ा रहे थे कि देखिए ये देश है क्या। कई लोग तो भारत को एक देश मानते ही नहीं थे, वो कहते थे कि भारत कोई देश थोड़ी है, ये कई देशों का समूह है। और कहते थे कि देखना जैसे ही इंग्लैंड जाएगा ये सब फिर से बिखर जाएंगे। और आज वही लोग कहते हैं कि भारत विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। तो दोस्तों अब आपको फील होना चाहिए कि हमारे संविधान सभा का क्या रोल था, है ना। तो क्यों रोल था, क्या था, ये सब आपको महसूस होना चाहिए। तो मैंने बताया कि उस समय दो आलोचना होती थी। पहली आलोचना होती थी कि संविधान सभा में केवल एक ही धर्म के लोग थे, दूसरे धर्मों को कोई महत्व नहीं दिया गया। साथ में ये भी कहा कि उसमें केवल एक पार्टी का ही प्रभुत्व था, जिसको कहते हैं कांग्रेस का प्रभुत्व था। तो यही एक संविधान की भी आलोचना है कि संविधान को बनाने वाली पार्टी में सभी लोगों का क्या नहीं था, संविधान को बनाने वाली संस्था में सभी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं था, कहा जा सकता है ये आलोचना। पर दोस्तों इस आलोचना का अब जरा आप मूल्यांकन करिए कि क्या ये आलोचना सही है कि गलत। एक मिनट आप दिमाग दौड़ाइए अपना, आप भी दौड़ाइए मेरे साथ, क्योंकि आपको भी तो अपना दिमाग तेज करना है, रटना नहीं है। आप सोचिए क्या ये आलोचना सही थी कि गलत है। एक महान विचारक थे ग्रेनविल ऑस्टिन, उन्होंने कहा था कि ये जो संविधान सभा है ना केवल एक पार्टी की सभा है बस, है ना। ग्रेनविल ऑस्टिन बहुत महान संविधान विज्ञ थे, उन्होंने ये आलोचना की थी। तो अब आप बताइए। तो देखिए दोस्तों ऐसा आपको देखने में लगेगा कि उसमें एक पार्टी के लोग थे, साथ में ये भी लगेगा कि एक वर्ग के लोग थे। पर मुझे आप बताइए भारतीय संविधान को कहीं से आप कह सकते हो कि किसी धर्म के प्रति झुका हुआ है? कितने बड़ा से बड़ा विद्वान पढ़ ले और वो देख ले, वो कहीं से नहीं कह सकता कि भारतीय संविधान में कहीं भी ऐसी कोई बात है जो किसी एक विशेष धर्म को ज्यादा महत्व देती हो। भारतीय संविधान सभा ने ऐसा संविधान बनाया कि हर धर्म को बराबर महत्व मिला, सर्वधर्म संभाव, सभी धर्मों को एक सा उसने माना। उसने खुद लिखा, आर्टिकल 14, 15, 16 आप देख लीजिए, ठीक है, आर्टिकल 25, 26, 27 देख लीजिए। उसने खुद कहा कि कहीं भी धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये मूल्यांकन तो आपका बिल्कुल गलत हो गया, मतलब मूल्यांकन सॉरी, ये आलोचना तो बिल्कुल गलत हो गई। दोस्तों हमारे संविधान में तो अल्पसंख्यकों को ज्यादा अधिकार दिए हैं। आप देखिए कि अल्पसंख्यक जैसे मुस्लिम अल्पसंख्यक देख रहे हैं आप, उनको ज्यादा अधिकार मिले हुए हैं, या कोई भी धार्मिक अल्पसंख्यक या भाषाई अल्पसंख्यक, उनको ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। आप देखिए कि अल्पसंख्यक को अपने सिविल राइट्स के मामले में स्वतंत्रता है, जैसे वो कैसे विवाह कर सकते हैं, है ना, ठीक, उनका उत्तराधिकारी का क्या नियम होना चाहिए, उनके संपत्ति कहते हैं निपटान का क्या नियम होना चाहिए, उनको ज्यादा आजादी है। मेरी बात समझ में आ रही? तो अब आप बताइए कि क्या ये आलोचना सही है? मैं तो कहूंगा नहीं सही। अब आप खुद सोच लीजिए ये सही है कि नहीं। चलिए अब दूसरा चलते हैं कि कांग्रेस का प्रभुत्व था। दोस्तों कांग्रेस का प्रभुत्व था, मैं मानता हूं, क्योंकि उस समय कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी थी। पर आप बताइए कि हमारे संविधान की बनने की जब आप प्रक्रिया देखेंगे तो उस प्रक्रिया में आप कहीं नहीं ये बात पाओगे कि वहां संविधान सभा में कांग्रेस का प्रभुत्व था। अगर कांग्रेस का प्रभुत्व होता तो ये बताइए भीमराव अंबेडकर जी को इतना बड़ा पद दिया जाता? आप देखिए भीमराव अंबेडकर कांग्रेस के कभी सदस्य नहीं रहे, कांग्रेस की हमेशा आलोचना की कई बार तो,
लेकिन कितनी महान घटना थी कि जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस समय भारतीय संविधान सभा में जो सबसे बड़ा पद था, जो सबसे प्रमुख पद था, जिसे ड्राफ्ट कमेटी का हेड कहते हैं, वो किसको बनाया गया? भीमराव अंबेडकर जी को। कांग्रेस ने क्यों नहीं अपने किसी व्यक्ति को बना दिया? क्यों? क्योंकि वो संविधान सभा भारतीयों की सभा थी। वहां कोई भी व्यक्ति अपने आप को कांग्रेसी नहीं समझता था, हिंदू नहीं समझता था, मुस्लिम नहीं समझता था, वो भारतीय समझता था। मेरी बात समझ में आई? आपको कई ऐसी चीजें पता चलेंगी अगर आप भारतीय संविधान को पढ़ें, है ना। भारतीय संविधान में पूरा एक सीरियल बना हुआ है, आप उसको देखिएगा। मेरे पास अभी ज्यादा समय नहीं है, वरना मैं एक एक डिबेट्स पे बात करता आपसे, मुझे बहुत मजा भी आती। इतना महान था ना हमारा भारतीय संविधान बनने की प्रक्रिया कि मन होता है कि उससे आपसे चर्चा की जाए, क्योंकि अच्छी चीज है, इसको शेयर करना अच्छा लगता है। यह था हमारा भारतीय संविधान। आपको पता होना चाहिए कि भीमराव अंबेडकर जी जहां से चुनाव लड़े थे वो बंगाल का एक एरिया था, और जब भारत का बंटवारा हुआ तो वो एरिया पाकिस्तान में चला गया। तो हमारे भीमराव अंबेडकर जी की सदस्यता ही खत्म हो गई थी, पर उसको कांग्रेस लेके आई। समझ में आया? तो आपको उस समय के इरादे से काम करना है। किसी चीज की आलोचना इरादे के आधार पे की जाती है। जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मेरे पढ़ाने का इरादा क्या है, यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर मेरा इरादा सही है, उसी के आधार पे आप मूल्यांकन करोगे। जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं और किसी दिन कोई एक गलत फैक्ट मेरे मुंह से निकल गया, लेकिन मेरा इरादा क्या था? मेरा इरादा था आपको फैक्ट बताना, गलत बताना नहीं था। मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता था, लेकिन वो गलती से हो गया ना, तो उसको क्या कहेंगे? गलत नहीं कहेंगे। बात समझ में आ रही मेरी? तो इन सबको बहुत आराम से समझिएगा, दिमाग में धीरे धीरे सोचिएगा। लंबा समय लगे कोई दिक्कत नहीं। बच्चों, आप सिविल सर्विस की आईएएस की तैयारी कर रहे हो, कोई मजाक नहीं है। आपका उनसे कंपटीशन है जो ऑलरेडी सबसे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ चुके हैं, आईआईटी में समय बिता रहे हैं, आईआईएम में समय बिता रहे हैं, फॉरेन से जॉब करके आ रहे हैं। आपको उनसे कंपटीशन लेना है, और याद रखिएगा वो बहुत चीजें सीख चुके हैं, तो आपको भी उतना सीखना होगा। तो मैंने क्या कहा? कांग्रेस का प्रभुत्व वाली आलोचना भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप जब संविधान के बनने की प्रक्रिया को देखेंगे तो वहां कोई एक ऐसा बिंदु नहीं बता सकते, ऐसे कोई भी एक बात नहीं बता सकते जिससे यह बात हो सके कि वहां कांग्रेस ने अपना प्रभाव या प्रभुत्व बनाए रखा। कांग्रेस नहीं, वहां सब कोई भारतीय के अनुसार थे। मेरा कहने का यह मतलब है कि संविधान सभा, जैसे मैं आपसे इतना कहूं अगर कि मान लीजिए ये संविधान सभा है, तो जब आदमी यहां था तो ये कांग्रेसी था, पर जब इस सभा में आता था ना तो ये केवल और केवल इंडियन होता था। मान लीजिए ये कोई व्यक्ति मुस्लिम है, लेकिन जब यहां पर आता था ना तो केवल वो एक इंडियन होता था। अगर कोई मान लीजिए हिंदू है, माना कि वो हिंदू के तौर पे नियुक्त हुआ है, क्योंकि हम लोग ने धर्म के आधार पे सीटें बांटी थी, हिंदू को और मुस्लिम को और सिख को। पर जब संविधान सभा में सब पहुंचते थे तो सब हमारे भारतीय हो जाते थे और कोई उनकी दूसरी पहचान नहीं रहती थी। ये बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कई उदाहरण पेश कर सकता हूं। क्लियर? कोई शंका? चलिए, यहां तक ये चीजें हो गई, है ना। हमारे जो जिन्होंने आरोप लगाया कि धर्म के लोग एक थे, तो उनको कहिए कि हमारे से ज्यादा धर्मनिरपेक्ष कोई संविधान नहीं होगा। समझ रहे हैं आप बात को? तो चलिए, अब एक और इसकी आलोचना होती है कि बहुत लंबा संविधान है, लंबा संविधान, या कहिए एलिफेंट साइज है उसका। यह आलोचना होती है कि एलिफेंट साइज है, इतना बड़ा है, साथ में बहुत लंबा समय भी लगा, लंबा समय लगा। कई लोग कहते हैं कि बहुत टाइम टेकिंग था, बहुत समय खा गया ये संविधान बनने में। लंबा संविधान को तो आपको पता ही है कि 395 अनुच्छेद, है ना, कई भाग, कई अनुसूचियां, ये सब आपको रटे होंगे, फैक्ट होंगे। लेकिन आपको अगर मैं बताऊं कि 1,44,000 शब्द थे जो इंग्लिश में संविधान लिखा गया था, जबकि यूएसए के संविधान में केवल 4400 शब्द हैं। अब उसकी तुलना करिए, कई लोग यूएसए से तुलना करके ही भारत की आलोचना करते हैं कि देखो यार, यूएसए का संविधान तो भाई केवल 4400 शब्दों का है लगभग, भारत का संविधान तो 1,44,000 शब्दों का है। साथ में भारत का जो संविधान बना था वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे,
जबकि यूएसए का संविधान शायद 5 महीने से कम समय में बन गया था। तो भाई ये बताओ, वो 5 महीने में बन रहा है, भारत का संविधान लगभग 3 साल ले लिया। उसी तरह आप ये भी देखिए, तो ये आलोचना थी, पर क्या ये आलोचना सही थी कि गलत थी? आइए इसका मूल्यांकन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर मूल्यांकन करेंगे ना, तो चलिए यूएसए ही तुलना कर रहे हैं, तो दोस्तों आप मुझे बताइए कि यूएसए से भारत की तुलना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप बस ये देख लीजिए, है ना, यूएसए और इंडिया देखते हैं, है ना। आपको पता है कि इंडिया में बहुत ज्यादा विविधता है, 4 कोस पानी और कुछ कोस में लैंग्वेज बदल जाती है ना। आप देखोगे हमारे यहाँ कई सौ तो बोलियां हैं, कई धर्म हैं, कई जातियां हैं, अरे बिल्कुल अलग है हमारे यहाँ सब कुछ, कई ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं। तो भाई जब इतनी विविधता है, जब इतनी डाइवर्सिटी है, तो इनके बीच में सामंजस्य लाने वाला जो नियम बनाया जा रहा है, तो वो नियम भी तो काफी लंबा होगा और काफी लंबा समय भी तो लगेगा उसको बनाने में। पहली तो ये बात क्लियर कर लीजिए। फिर मैं एक उदाहरण बताता हूं। मान लीजिए एक रूम में एक गांव के 2 लोग आते हैं, है ना, और दूसरे रूम में ठीक 2 अलग अलग देश के लोग आते हैं, है ना। मान लो ये एक ही गांव के हैं, जैसे मान लो ये एक ही गांव के हैं और ये अलग अलग देश के 2 लोग हैं। अब जब ये लोग अपने लिए नियम बनाएंगे, बेसिक नियम, संविधान जिसको बोलेंगे, वो शायद एक दिन में बन जाए, क्योंकि ये एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो इन्हें एक दूसरे पे बहुत भरोसा है। तो ये कई सारी तो बातें लिखेंगे ही नहीं, बस लिख लेंगे कि तुम सुबह झाड़ू लगा लेना, हम शाम को झाड़ू लगा लेंगे, तुम खाना बना लेना, हम यहाँ खाना बना लेंगे, तुम ये सब्जी ले आना इतने इतने दिन, हम इतने इतने दिन सब्जी ले आएंगे। बाकी ये वो क्या कहेंगे, चलो यार सब तो जानते हैं, अब क्या लिखें, चलो सो जाओ, सब हो जाएगा। एक दूसरे को समझते हैं यार, कहाँ लिखेंगे। पर ये दोनों बिल्कुल नए हैं। पता चला ये रात को पूजा पाठ करता है, ये दिन को पूजा पाठ करता है। ये मान लो लाइट में जला के सोता है, ये बिना लाइट के सोता है। मान लो इसका पहनावा अलग, इसका पहनावा अलग। तो ये लोग एक दूसरे से डरते भी होंगे, पता नहीं यार दूसरा कैसा होगा, तो पहला वाले को लगेगा यार पता नहीं ये कैसा होगा। तो इन लोगों में सामंजस्य लाने में काफी लंबा समय लगेगा, और सामंजस्य ही लाना तो संविधान का सबसे बड़ा उद्देश्य है। मैंने पहले चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया था। आज का लेक्चर जिन्होंने ना पहला चैप्टर ना देखा हो मेरा, वो देख लें आज के लेक्चर के बाद, वरना समझ में नहीं आएगा, मजा नहीं आएगी। दोस्तों अगर तैयारी करनी है तो मेहनत तो करना पड़ेगा, तो बेटा देखना ही पड़ेगा, है ना। तो ये चीजें समझ में आई। अब बताओ आप, यूएसए और भारत की तुलना हो सकती है? यूएसए में कुछ धर्म के लोग होंगे ज्यादा से ज्यादा, 1 2 धर्म 3 धर्म। भारत में तो हर धर्म के इंसान थे, कई जातियां थी, कई क्षेत्र में लोग बटे थे, है ना। कहीं मराठी, कहीं गुजराती, कहीं बंगाली, बताइए कितनी विविधता है, बिल्कुल अलग बोली। तो इसलिए भारतीय संविधान को बनाने में बहुत लंबा समय लगना जरूरी भी था, क्योंकि हम एक स्थायी संविधान बनाने जा रहे थे, पाकिस्तान की तरह नहीं कि कई बार बदल चुका हो। मेरी बात समझ आई? पाकिस्तान में तो एक ही धर्म है, तब भी वहां संविधान कई बार बदल चुका, लेकिन हमारे भारत में संविधान अब स्थायी हो चुका है। क्लियर? साथ में आपको यह पता होगा कि हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें हमने हर बात को लिखा है। सामान्यतः संविधान में सामाजिक व राजनीतिक बातें लिखी जाती हैं कि कैसी सरकार होगी व उस सरकार को कैसा समाज बनाना होगा। लेकिन आप देखो भारतीय संविधान में तो प्रशासनिक बातें भी लिखी गई हैं। तो जब हमने भाई काम ज्यादा किया है तो हमारा संविधान भी तो बड़ा होगा। हमने प्रशासनिक बातें भी लिखी हैं, आप पढ़िए, केंद्र व राज्य के प्रशासनिक संबंध, हमने हर बात लिखी है कि हमारे यहाँ व्यापार कैसे होना चाहिए। जब हमने एक एक बात लिखी है, प्लस हमारे यहाँ इतनी ज्यादा विविधता थी कि हमें हर राज्य के बारे में भी अलग अलग लिखना पड़ गया। हमने जैसे आप देखो 371, 371 चा, 371 छा, 371 पा, ये सब क्या है, अलग अलग राज्यों को भी तो हमने वर्णन किया है। तो दोस्तों इस तरह तो हमारा संविधान बड़ा ही होगा ना। जब हमारे यहाँ इतनी ज्यादा विविधता है तो बड़ा होना मामूली सी बात है। और दूसरी बात, जो यूएसए से आलोचना होती है, मैं उसको कैसे खंडन करता हूं। आप देखिए यूएसए में क्या है कि, इसको समझिएगा, यूएसए का संविधान की सच्चाई बताऊं आज आपको, क्योंकि जब बिना पढ़े होगे तभी आलोचना को आप समझ सही मानोगे, लेकिन जब पढ़ लोगे समझ जाओगे। यूएसए में क्या है, एक तो यूएसए का अपना संविधान है, साथ में यूएसए के जितने स्टेट हैं 50,
उन सब का अपना अलग अलग संविधान है। अब आप बताओ, ठीक, एक तो यूएसए का अपना है मान लो, है ना, ये मान लो यूएसए का संविधान है, बाकी ये सब संविधान कहाँ के, वहाँ के 50 स्टेट के। अब दोस्तों आपस में मिला लो इनको, फिर चर्चा करना कि ये भारतीय संविधान से कितना बड़ा ना हो जाएगा। और भारतीय संविधान बहुत छोटा हो जाएगा इससे, क्योंकि हमारा एक ही संविधान है जो सभी राज्यों की वर्णन करता है, जो केंद्र और राज्य के बारे में वर्णन करता है, जो केंद्र के बारे में वर्णन करता है। क्लियर? तो आपको ये बात पता चल गई। अब दूसरी तरफ भाई, जब लंबा संविधान बनेगा तो समय भी तो ज़्यादा लगेगा। हम लोगों ने विचार विमर्श करके संविधान बनाया है, ऐसा नहीं था कि कांग्रेस का प्रभुत्व है तो वोट करके बना लो। मान लो, इस बात को समझिएगा दोस्तों, और बहुत अच्छे से समझिएगा इसको। जैसे मान लो ये संविधान सभा है, अब इसमें कोई बात आई, है ना, जैसे मान लो ये बात आई कि भारत नाम होगा कि इंडिया नाम होगा, ये एक बात आई कि बताओ हम भारत नाम रखें कि इंडिया नाम रखें। ये बात यहां पर आई अब, है ना, यहां राजेंद्र प्रसाद जी बैठे हैं मान लो, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी ने सबसे कहा कि बताओ दोस्तों क्या होना चाहिए। तो ये बताइए कि दो तरीके से हम कर सकते थे। एक तो करते कि चलो वोटिंग करा लो, अगर मान लो भारत में ज्यादा वोट चले जाएंगे तो भारत कर देंगे, और इंडिया में कर लेंगे तो इंडिया कर लेंगे। तो वोटिंग अगर होती मान लो तो क्या होता है, एक पार्टी की तरफ एक तरफ वोट दे देते और हर चीज बहुत जल्दी जल्दी हो जाती। ये डिसीजन एक ही दिन में हो जाता कि भारत होगा कि इंडिया होगा, 1 घंटे में हो जाता। लेकिन भारत संविधान जब बन रहा था ना, तो वोटिंग नहीं की गई, बातें की गई आपस में, ताकि किसी भी तरह से हम किसी वर्ग को छोड़े नहीं, क्योंकि मान लो जो अल्पसंख्यक वर्ग होता वो तो कभी जीत ना पाता। समझ रहे मेरी बात को? बड़े शांति से समझिएगा आप कि मान लो जो अल्पसंख्यक है, जैसे मान लो कि इंग्लिश वाले कितने लोग होते गिन के, इंग्लिश वाले कम लोग होते और हिंदी वाले ज्यादा लोग होते, मान लो मेरी बात समझ आ रही? तो क्या होता, सब कोई भारत बोलते, है ना, तो इंडिया नहीं रखा जाता। लेकिन क्या किया, आपस में विचार विमर्श किया कि भाई क्या होना चाहिए, अच्छा तुम बताओ। उसने कहा ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो कहा यार यहाँ कमी नहीं तुम्हें लग रही? तो कहा हाँ यार बात तो सही है। तो इस तरह बहुत आराम से हमारा संविधान बना है, तभी हमारा संविधान आज चल रहा है। अगर वोटिंग होती ना, तो मान लो वोट में तो चलो ठीक है भारत आया कि भारत बनाना है, ठीक है, लेकिन जो हार गए होते वो इससे चिढ़ने लगते, है ना, इनके मन में निगेटिविटी आ जाती कि संविधान में तो हमारी बात ही नहीं सुनी जा रही यार, ये संविधान हमारा संविधान ही नहीं है। तो आप समझ में आ गया, जब विचार विमर्श करके बनाया जाएगा तो क्या होगा, समझ गए चीजें, बहुत लोग उसको सम्मान देंगे, इसीलिए स्थायी है। जैसे ये बात अगर ना फील हो रही हो तो समझो एक रूम में 3 लोग हैं, ठीक, ये दोनों एक गांव के हैं और ये तीसरा एक गांव का है, इसको समझिएगा बच्चों। मैं इसलिए एक चीज उदाहरण से समझाता हूं कि मुझे लगता है आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्योंकि ये मान लो एक रूम है ना, ये मान लो 2 लड़के एक गांव के, ठीक, और मान लो ये तीसरा एक गांव का है, ठीक, और इनके यहां बात हुई कि अब हर बात का डिसीजन हम वोटिंग से लेंगे। तो सवाल आया कि खाना कौन सा बनना चाहिए, ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये दोनों एक तरफ होंगे, एक दूसरे को जानते होंगे, तो एक साइड वोट देंगे, तो खाना भी इन दोनों के पसंद का होगा। अगर वोटिंग हुई कि कहाँ घूमने चलना है, तो भी यही लोग वोट दे देंगे, तो वहीं घूमने जाना। ये आदमी हमेशा वोट भी नहीं हारेगा ही, और क्या होगा, बाद में ये आदमी इन दोनों से क्या करेगा, चिढ़ने लगेगा कि मेरी तो कोई बात ही नहीं मानी जाती। और ये दोनों क्या कहेंगे, अरे नहीं भाई वोटिंग होती है यार, देखो सिस्टम कितना अच्छा है। वो कहेगा इस सिस्टम पे मुझे भरोसा ही नहीं है। क्लियर? इसी तरह भारतीय संविधान को आप समझ सकते हो कि उसको बनने में लंबा समय क्यों लगा। बात समझ में आ रही? चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा तो आपको बहुत मजा आने लगी होगी। अब तो मैंने आपको कई सारी आलोचनाएं बताई। अब एक आलोचना है भारत संविधान की कि भारतीय संविधान संप्रभु नहीं थी। अर्थात जब हम संविधान सभा जो हमारी बनी थी, वो संविधान सभा ब्रिटिश के कंट्रोल में थी। यह बात सही है कि संविधान सभा हमने कैबिनेट मिशन पे बनाई, कैबिनेट मिशन को ब्रिटिश सरकार ने बनाया था, ठीक, तो इसी पे हमने संविधान बनाई। साथ में कई बार जब संविधान सभा की बैठक होती थी तो सरकार से पूछना पड़ता था, ब्रिटिश सरकार से, अर्थात गवर्नर जनरल से, ठीक,
तो ये सब तक ठीक था, लेकिन ऐसा नहीं है कि संविधान बनने में ये जो आलोचना है कि संप्रभु नहीं थी, वो मैंने बता दिया क्यों। अब मैं ये बता रहा हूं कि क्या ये आलोचना सही थी कि गलत। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जब हमारी संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था, है ना, मैंने आपको बताया था ना कि 11 दिसंबर 1946 को हमने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, जिसमें हमने क्या डिसाइड किया था कि हमको या हमारे संविधान को कैसे काम करना है, हमारी संविधान सभा को किस तरह का संविधान बनाना है। इसके लिए तो उद्देश्य हमने कुछ डिसाइड किए थे, है ना, ऑब्जेक्टिव, इसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन तो बोलते हैं। क्यों? क्योंकि संविधान सभा अपने उद्देश्य तय कर रही थी। तो दोस्तों, जब उद्देश्य प्रस्ताव आया था तो उसी समय बोला गया था कि हम एक संप्रभु संविधान बनाएंगे। तो कहने का यह मतलब है कि बाह्य प्रभाव तो जरूर था, लेकिन आंतरिक रूप से ऐसा कुछ नहीं था। और बाद में आपको पता होना चाहिए कि 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश लोग चले गए थे और मूलतः पूरा भारतीय संविधान उसके बाद ही तैयार हुआ है वास्तविक रूप में। तो यह भी एक आलोचना उसकी खराब है। साथ में अगर आपको और बताया जाए तो एक आलोचना यह होती है कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, ऐसा कहा जाता है। एक संविधानविद थे आइवर जेनिंग्स, वो कहा करते थे कि इसमें केवल वकील वकील भरे हुए हैं। आप देखो, नेहरू जी वकील, राजेंद्र प्रसाद जी वकील, के.एम. मुंशी जी वकील, जितने नाम ले लोगे सब वकील थे। तो कहा कि ये वकीलों का ही स्वर्ग था। ऐसा क्यों कहा? पहली बात तो ये कहा कि जो वकील लिखते हैं ना, वो बहुत कठिन भाषा में लिखते हैं, उनकी कानूनी भाषा होती है, और हमारा संविधान सभा कानून की भाषा में लिखा गया है, अर्थात बहुत जटिल है। जो चीज़ जटिल होती है उसको लेकर बहुत सारी बहसें शुरू हो जाती हैं। कोई कहेगा ये मतलब है, कोई दूसरा कहेगा ये मतलब है। तो दोस्तों, जब बहस होगी तो फिर वकीलों का ही तो फायदा होगा, क्योंकि केस फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। तो यही कई लोगों ने कहा कि ये तो ऐसा संविधान बन रहा है कि वकीलों को इनकम बढ़ जाएगी। कहने का मतलब है कि इतना विवाद होगा इस संविधान से। क्यों? क्योंकि ये संविधान में इतनी जटिलता है, इस संविधान में इतनी जटिलता है कि होंगे विवाद, और जब विवाद होगा तो वकीलों की तो इनकम होगी, क्योंकि भाई दो लोगों में जो विवाद होगा वो दोनों कहीं जहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट में दोनों अपना अपना एक वकील हायर करेंगे, तो दोनों वकील की इनकम होगी, है ना। तो ये भी कहा गया, या ये कहा गया कि संविधान साधारण लोगों के समझ में आना चाहिए, है ना। आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान को पढ़ने के लिए कौन सी मुख्य संस्था जिम्मेदार है, भारतीय संविधान में क्या लिखा है इसकी व्याख्या कौन सी संस्था करती है? सुप्रीम कोर्ट। अर्थात भारतीय संविधान को पढ़ना साधारण आदमी के बस की बात नहीं है। अगर एक ऐसा संविधान आप बना रहे हैं तो ये गलत बात है। संविधान तो ऐसा होना चाहिए ना जो साधारण लोगों को भी समझ में आ जाए। तो ये उनकी आलोचना थी। मेरी बात समझ आई? आलोचना क्या थी कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है और बहुत कठिन भाषा उसमें यूज की गई है जो साधारण लोगों के समझ में ही नहीं आएगी। पर ऐसी आलोचनाओं को अगर आप मूल्यांकन करोगे तो पाओगे कि ये बात सही नहीं है। जटिलता होना जरूरी है या नहीं ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि संविधान सही से लिखा गया हो, संविधान में जिस चीज़ की जरूरत हो वो की गई हो। तो आप देखिए भारतीय संविधान अपनी उन सभी जरूरतों को पूरी करता है ना। तो जटिलता शब्द आप नहीं कह सकते। रही बात सुप्रीम कोर्ट को, तो भाई इसलिए कहा गया है कि यह एक निष्पक्ष संस्था है और निष्पक्ष संस्था के को ही वर्णन करने का अधिकार होना चाहिए। जैसे मान लो कि रूम में दो लड़के रहते हैं, है ना। अब ये संविधान बने कुछ और कहा जाए कि यही दो व्याख्या करेंगे कि क्या लिखा क्या नहीं लिखा, तो ये हमेशा कहेगा अपने पक्ष में व्याख्या करेगा, ये कहेगा अपने पक्ष में व्याख्या करेगा। तो फिर क्या होगा? सही यही होगा कि कोई एक तीसरा आदमी लाया जाए जो इसको क्या करे, वर्णन करे, और उसको इन दोनों को मानना पड़े। क्लियर? तो इसीलिए हमारे जो संविधान के वर्णन की शक्ति दी गई है कि इसको इंटरप्रेट कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट। क्यों? क्योंकि वो निष्पक्ष है। तो ये भी एक संविधान की बहुत बड़ी आलोचना है। चलिए अब सबसे अंत में चलते हैं। जो संविधान की हमारी सबसे बड़ी आलोचना है वो आलोचना है कि हमारा संविधान पूरा कॉपी पेस्ट किया गया है ना। कहा जाता है या उधार लिया गया है।
उधार लिया गया है, ये दो इसकी आलोचना की जाती है। आपको पता होना चाहिए, मैं इनका फैक्ट बता दूं कि भारतीय संविधान में 30 से 40% 1935 का जो एक्ट बना था उससे लिया गया है, 30 से 40%। और 60 देशों का संविधान तो हमने पढ़ के लिया है। आपको पता होगा, हमने पढ़ाया था पहली वाली क्लास में कि यूएसए से क्या लिया, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया। मैंने सब आपको बताया था पहली वाली क्लास में। तो ये भी सही है। अब आप बताइए, बातें तो दोनों सही है, उधार भी लिया है और कॉपी पेस्ट भी किया है, तो क्या ये आलोचना है? ये वाकई कमी है? कोई कमी है कि नहीं, आप बताओ। अच्छा चलिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आप समझो और फिर बताना। ये बताइए, मान लीजिए कि मेरे पास 10 जोड़ी अच्छे कपड़े हैं, मेरे पास 10 जोड़ी अच्छे कपड़े हैं, बिल्कुल साफ सुथरे, जैसी मुझे जरूरत है उसी हिसाब से हैं। लेकिन मान लीजिए ये 2 साल पुराने हो गए, है ना, और मान लो 2 साल पुराने हो गए और मेरी नई जॉब भी लगती है, मुझे बहुत पैसा मिलता है, ठीक, तो क्या मुझे इसलिए इनको फेंक देना चाहिए कि ये पुराने हो गए हैं बस? आप बताओ, इसलिए बस मैं इनको फेंक दूं कि ये पुराने हो गए और मेरी अब सैलरी ज्यादा है, अब नई स्थिति है, नई जिंदगी आ गई है, मतलब नई तरह की दिनचर्या आ गई है, तो मैं नए कपड़े खरीद लूं? आप बताओ, ये सही है कि गलत है ना दोस्तों? उसको फेंकना निहायत ही मूर्खता है, क्योंकि अगर कपड़ों का जो उद्देश्य है वो पूरा कर रहे हैं वो 10 जोड़ी कपड़े, तो उनको नहीं फेंकना चाहिए, उनको यूज करना चाहिए। वैसे ही अगर 1935 का एक्ट कुछ जरूरतों को हमारी पूरी कर रहा था, तो हम इसको क्यों ना रख लें? जब ये बात अंबेडकर जी से कही गई कि भाई आपने तो कॉपी पेस्ट कर लिया पूरा, तो अंबेडकर जी ने कहा था मैं इसमें कोई क्षमा नहीं मांगूंगा। मतलब अंबेडकर जी ने कहा था मुझे इसमें कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा कि गलत है, और वाकई ये सही भी था। जो चीज सही है उसको क्यों ना ले लिया जाए? आपको पता होगा कि 1935 में कई तरह के प्रावधान थे, पॉलिटिकल प्रावधान भी थे, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रावधान थे, है ना। तो 2 तरह के क्या थे, प्रावधान थे। तो ये बताइए, हम लोग इसी चीज को ले लिया, कॉपी कर लिया, है ना। जैसे ICS, है ना, इसी को आज IAS कहते हैं, तो हमने ये कॉपी कर लिया, तो इसमें क्या गलत है? अगर ये चीज सही है, अगर ये चीज भारत के काम आ सकती है और हमने इसको एंजॉय किया है, तो हमने इससे सीखा है, तो हम क्यों जबरदस्ती नया करें? अर्थात कहने का मतलब है, केवल नया करने के लिए नया नहीं करना चाहिए। जब वाकई जरूरत हो तभी कुछ नया करो। बात समझ आई? तो उसी तरह आप कह सकते हो कि सर ये 1935 वाला जो कॉपी पेस्ट वाला आलोचना है वो सही नहीं है, क्योंकि भारत में हम लोग 200 साल से उस चीज को एक्सपीरियंस में ला चुके थे, तो क्यों ना हम उसको फिर आगे ले आए? अगर उसमें कोई कमी नहीं है, अगर कमी है तो हम बदल लेंगे, ठीक। जैसे कपड़े ही हैं, मान लो अगर उनका साइज थोड़ी छोटा हो गया तो भाई कई जगह स्टिचिंग खुल जाती है, फिर बड़े हो जाते हैं, खराब नहीं लगने चाहिए। क्लियर? तो ये चीजें समझ में आ रही ना? तो इस तरह चीजें आप समझो कि जब जो वस्तु जो चीज उद्देश्य पूरा कर रही है तो उसको हमें ले लेना चाहिए, वो पुरानी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? अब चलते हैं दूसरा, उधार लिया गया संविधान। इसके बारे में दोस्तों मैंने पहले बताया था कि हमने किसी देश का भी संविधान उधार नहीं लिया। हमने अगर देखा कि यूएसए में ऐसा हो रहा है तो फिर उसको क्या किया, भारत के अनुकूल बनाया और फिर उसको हमने संविधान में अपने एंट्री दी है। जैसा यूएसए में है सेम वैसे ही नहीं हमने कर दिया, जैसे कनाडा में है सेम हमने वैसे ही नहीं कर दिया। हमने तो उसको देखा, पढ़ा, समझा और फिर उसके हिसाब को हमने भारत के अनुकूल बनाया उसको। तो इसको कॉपी पेस्ट बोलेंगे क्या? इसको तो समझदारी बोलेंगे। कहने का ये मतलब है कि जैसे मान लो मुझे प्यास लगी, है ना, तो मैंने एक कुआं खोद दिया और पानी पी लिया। अब मान लो एक मेरा दोस्त है एक्स, उसको भी प्यास लगी, तो क्या ये भी कुआं खोदेगा क्या? ये भी तो इसी से पानी पी लेगा। इसको कहेंगे स्मार्ट, है ना। ऐसा नहीं है कि ये आदमी ईगो में आके अपना कुआं खोदने लगा और फिर 2 साल 3 साल अपना बर्बाद करे। जब इसे पता है भाई को कि बगल में योगी जी ने कुआं खोद रखा है, अर्थात योगेश मेरा नाम है, जब कुआं खोद रखा है तो क्या दिक्कत है, पी लो पानी।
तो इसी तरह हम भी तो कर सकते थे। जब आसपास के लोगों ने रिसर्च की है और ये चीज़ जानी है कि ऐसे प्रावधान हो जाने चाहिए तो देश अच्छा चलता है, तो हम क्यों ना उसको ले लें। हम उसको ले लेंगे, हमें कोई हर्ज नहीं होगा उसमें। अब जब हमने लिया भी है तो हमने उसको अपने अनुसार बदला भी तो है। जैसे मान लो, उदाहरण समझना फिर, जैसे मान लो ये वाई है, इन्हें प्यास लगी, इन्होंने कुआं खोदा, पानी पी लिया। और ये एक्स है, इन्हें प्यास लगी तो ये यहाँ गए, इन्होंने कुएं से पानी निकाला, पर इनको ना बीमारी है कोई, मान लो इनको जॉइंडिस है, तो इन्होंने क्या किया, अपने हिसाब से पानी को गर्म किया, पानी को हाइजीन किया और फिर पिया, उसके वायरस मार के पिया। मैं तो चलो ठीक था, हेल्दी था, तो मेरे पेट में ही सब हो जाएगा। पर इस बंदे को पता है कि मुझे अभी जॉइंडिस था, तो इसने क्या किया, उस पानी को अपने अनुसार बदला ना। तो ये समझदारी थी, इसको स्मार्ट कहते हैं। क्लियर? तो ये आलोचना नहीं है। और दूसरी बात, मैंने एक बार ऑलरेडी पहले वाली क्लास में एक लॉजिक दिया हुआ था, तर्क दिया हुआ था कि मान लो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, अगर उसको न्यूटन ने खोज दिया तो क्या उसको भारत नहीं अप्लाई करेगा क्या अपने पढ़ाई में? करेगा भाई, क्योंकि नियम किसका है, प्रकृति का है, उसमें किसी का कोई हक नहीं है। वैसे ही लोकतंत्र क्या है, डेमोक्रेसी एक रूल है, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी एक रूल है, राष्ट्रपति बनना एक रूल है। तो भाई जैसे गुरुत्वाकर्षण फिजिक्स का नियम है, तो वैसे ही प्रेसिडेंट होना पॉलिटी का नियम है। तो जब हम गुरुत्वाकर्षण का नियम पूरे विश्व में कोई भी ले ले तो उसे कॉपी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो नियम किसी ने बनाया नहीं है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम बनाया थोड़ी है, खोजा है। बात समझ आई? तो उसका कोई उसमें अधिकार थोड़ी हो गया, उसको तो कोई भी ले लेगा तो उसका हक है, क्योंकि वो प्रकृति ने दिया है, वो प्रकृति से प्रदत्त है ना। तो वैसे ही पॉलिटिकल साइंस में भी कई ऐसे सारे नियम हैं जो कोई भी यूज कर सकता है। अब मान लो भारत ने पंचायती राज किया, तो बांग्लादेश कल पंचायती राज कर दे तो हम आलोचना करेंगे क्या कि देखो हमें नकल कर लिए, है ना? ऐसा नहीं, पंचायती राज पॉलिटिकल साइंस का एक नियम है, वो नियम उनको भी अब पता चल गया, उन्होंने कर लिया, अच्छी बात है। तो ये भी आलोचना क्या हुआ, ये भी आलोचना बेकार है ना। मैं आपको दोनों बातें बताता चल रहा हूं। एक आलोचना और होती है भारतीय संविधान की, कि भारतीय संविधान जो बना हुआ है वो गांधीवाद मॉडल पे नहीं बना हुआ, गांधीवाद से दूर है, ठीक है। या ये भी कहा जाता है कि अन इंडियन है, अर्थात भारतीयों के लिए नहीं है, तो ना समझिए, इन दोनों को समझ लीजिए, फिर इसके हिसाब से मूल्यांकन इसका आप करेंगे। पहले तो मैं बता दूं गांधीवाद क्या है। तो देखिए, गांधी जी के बारे में ना कई लोगों को बहुत भ्रम होता है, और भ्रम होने का कारण ये है कि गांधी के बारे में वो कितना जानते हैं, जितना उन्होंने व्हाट्सएप पे पढ़ा है और जितना उन्होंने फेसबुक में देखा है। तो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी से गांधी के बारे में जानते हैं, वो तो पहली बात इस बात को सुने ही ना। गांधी विश्व में आज तक सबसे महान इंसान थे। आज विश्व जितनी समस्याओं से जूझ रहा है, उसका इलाज केवल गांधी के पास था। क्लियर? पहली बात तो इतना समझ लीजिए। अब क्या था क्या नहीं था, इसके लिए तो कम से कम 12-13 घंटे का लेक्चर हो अलग, है ना। साथ में विश्व में उस समय जो सबसे बड़े महान वैज्ञानिक थे वो थे आइंस्टीन, और आइंस्टीन ने खुद कहा था कि कोई भरोसा नहीं करेगा कि हाड़ मास का एक व्यक्ति भी इतना महान हो सकता है। विश्व के सबसे महान, विश्व के सबसे टैलेंटेड वैज्ञानिक ने गांधी के बारे में यह शब्द बोला था कि कोई भरोसा नहीं करेगा कि इतना महान व्यक्ति भी हाड़ मास से बन सकता है। तो समझ जाइए गांधी कितने महान थे, है ना। तो यहां आप ये जान लीजिएगा कि गांधी जी की महानता का लेवल क्या था। दूसरी बात, आप लोग गांधी जी को केवल स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी के तौर पे देखते हो, पर गांधी जी उससे बहुत बड़े थे। ये सब कभी और चर्चा करेंगे। गांधी कोई एक व्यक्ति नहीं है, गांधी कई सारे मूल्यों का समुच्चय है। अहिंसा, सत्याग्रह, स्वदेशी, है ना, अस्तेय, अपरिग्रह, ये सब कई वैल्यू हैं। इन वैल्यू का समुच्चय गांधी है। तो कहा यही जाता है कि भारतीय संविधान में यह मूल्य नहीं दिख रहे। जैसे गांधी कहा करते थे कि सरकार गांव से बननी चाहिए, अर्थात गांधी जी क्या करते थे, स्वशासन के बहुत बड़े हिमायती थे, अर्थात कहा जाए पंचायती राज के ये बहुत बड़े हिमायती थे। पर भारतीय संविधान में आप देखते होंगे पंचायती राज तो पहले था ही नहीं, क्योंकि अंबेडकर जी इसके समर्थक नहीं थे। आपको पता होगा कि अंबेडकर जी और गांधी जी के विचारों में काफी टकराहट थी। याद रखिएगा, विचारों में, इंसानों में नहीं। इंसान में एक दूसरे के बहुत समर्थक थे। मैंने आपको बताया था कि गांधी जी के ही कारण
वो भारतीय संविधान के पिता कहलाते हैं, क्योंकि संविधान सभा ने डिसाइड किया था कि चलो कोई एक विदेशी को लेके आते हैं जो ड्राफ्ट करेगा। पर गांधी जी ने कहा था कि जब भारत में ही सबसे बड़ा विद्वान बैठा है दोस्तों, तो कहाँ जा रहे हो। तो गांधी जी की बात मानी थी, तभी उनको ड्राफ्ट कमेटी में हेड बनाया गया था। तो समझ जाइए इनके विचारों में टकराहट हो सकती है पर व्यक्तित्व में नहीं। तो इसीलिए क्योंकि अंबेडकर जी कहते थे ये छुआछूत, अस्पृश्यता ये सब गांव से आती है, इसलिए गांव के लोगों को ना ज़्यादा पावर नहीं देनी चाहिए, ऐसा अंबेडकर जी बोलते थे, है ना। पर गांधी जी कहते थे कि नहीं, गांव से ही स्वशासन होना चाहिए और गांव से ही सरकार बननी चाहिए। तो ये दो बातें थी, क्योंकि अंबेडकर जी ने अपने हिसाब से बनाया और उसमें गांधी जी के ग्रामीण स्वशासन को महत्व ज़्यादा नहीं दिया। वो तो बाद में राजेंद्र प्रसाद जी की देन थी कि उन्होंने इसको डीपीएसपी में जुड़वा दिया और आज 73वें 74वें संशोधन द्वारा ये आज चालू हुआ है। लेकिन ओरिजिनल भारतीय संविधान में गांधीवाद को थोड़ी इग्नोर किया गया, ऐसा एक आलोचना है। इसका कारण है, कई लोग ये कहते हैं कि अंबेडकर जी कभी गांधी जी को समझ ही नहीं पाए। शायद हो सकता है, ये एक अलग डिबेट है, इस पर कभी और चर्चा करेंगे। पर अभी बस इतना समझ लीजिए क्या आलोचना थी। दूसरा, कई लोग कहते हैं, जिसमें से एक के हनुमंतैया है, वो कहते हैं हम तो गए थे वाणी सितार का संगीत सुनने, हमको बैंड बाजा का संगीत सुना दिया। कहने का मतलब कि भारतीय संविधान जो है वो विदेशी प्रभाव से बना हुआ है, उसमें पश्चिम का प्रभाव ज़्यादा आ गया है। क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो अपने आप को ब्रिटिश टाइप का समझ रहे हैं, इसलिए उन्होंने भारतीयों के अनुसार संविधान नहीं बनाया। उसमें क्या किया, पश्चिम की चीज़ें ज़्यादा डाल दी, पश्चिम का वैल्यू सिस्टम ज़्यादा कर दिया। पश्चिम को महान समझते थे तो वैसी वैसी बातें कर दी, भारतीयों को उन्होंने उतना महत्व नहीं दिया, ऐसी आलोचना की जाती है। अब इस आलोचना का मूल्यांकन आपको करना है, ठीक। तो यहां तक हमने समझा भारतीय संविधान के बनने में कितनी आलोचनाएं थी। अब आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। एक तो सबसे बड़ी आलोचना समझना है, जो भारतीय संविधान बन गया उसमें क्या है ना। तो देखिए, जो भारतीय संविधान बन गया उसमें सबसे बड़ी आलोचना ये की जाती है, मान लो भारतीय संविधान बन गया अर्थात मिठाई बन गई। अब मिठाई की क्या आलोचना थी, देखो सबसे बड़ी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आलोचना ये की जाती है कि इसने कुछ प्रावधान नहीं किए जो जरूरी थे। जैसे इसने भ्रष्टाचार के संबंध में कोई मजबूत संस्था नहीं बनाई, करप्शन के संबंध में कोई मजबूत संस्था नहीं बनाई। आज अन्ना हजारे जो आंदोलन हुआ था लोकायुक्त व लोकपाल के लिए, वो क्या था, वो था भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक मजबूत संस्था। जिस तरह से आप देखो चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन है ना, तो वैसे ही करप्शन को खत्म करने के लिए भी एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो करप्शन को वाकई खत्म कर सकती। भारतीय संविधान में करप्शन को खत्म करने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है और इसीलिए एक कारण यह है कि आज भारत में करप्शन है, क्योंकि भारत में करप्शन को खत्म करने के लिए कोई संस्थागत प्रावधान ही नहीं है। क्योंकि वर्तमान सरकार से आप उम्मीद कर नहीं सकते। सरकार क्यों बनाएगी करप्शन को खत्म करने के लिए, क्योंकि सरकार तो खुद ही चोर है ना। चोर कभी अच्छी पुलिस की वादा करेगी, आपसे वादा करेगी पर अच्छी पुलिस की कोशिश नहीं करेगी। अब सरकारें तो इतनी हैं, जो भी है, कहीं की भी सरकार है, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, कांग्रेस, बीजेपी है ना, आप पार्टी, जितनी भी पार्टी हैं, ये सब में खुद चोर हैं। तो ये कहाँ से कहेंगे कि हमें एक अच्छा लोकपाल चाहिए। सामने तो जरूर बोलेंगे, लेकिन पीछे ना चोर चोर सब मौसेरे भाई होते हैं और इन्हें सब पता है कि हम ही कमियां कर रहे हैं, है ना। अब आप कहोगे कि आरजेडी हो गया, है ना, ये अच्छी पार्टी, अरे खुद ही फंस जाएंगे। ये समझ में आ रही है आपको बात में। तो इस तरह इन चीज़ों को समझना है आपको कि भारतीय संविधान अगर बना जाती है करप्शन को खत्म करने वाली कोई अच्छी संस्था, तो शायद आज करप्शन इतना ना होता। एक मजबूत लोकपाल अगर शुरू से होता तो आज दिक्कत ना होती। ऐसे ही कुछ और प्रावधान नहीं किए गए, जैसे चुनाव संबंधित। अब बताओ, इलेक्शन सुधार से लेकर जो मामले हैं उसके लिए कानून किसको बनाना है, संसद को। अब ये बताइए कि संसद अर्थात जो सांसद हैं वो कभी ऐसा कानून बनाएंगे जिससे वाकई चुनाव में सुधार आ जाए, है ना। ऐसा कोई नियम कभी बनेगा कि अपराधी चुनाव नहीं लड़ सकता? क्यों? क्योंकि आधे अपराधी ही खुद सांसद हैं। अगर ऐसा नियम बना देंगे तो ये सांसद सबसे पहले खुद जेल चले जाएंगे। कहने का ये मतलब है कि आप उस बिल्ली से ही उम्मीद कर रहे हो कि दूध की रक्षा करे। कुछ समझ में आया? तो बिल्ली दूध की रक्षा नहीं करेगी। वही हुआ है यहाँ पर,
है ना। जैसे एक और चीज है, हमारे सांसदों को कहा गया कि आप अपने विशेषाधिकार के संबंध में प्रावधान बना लीजिएगा। अरे भाई वो क्या करेंगे, उसका गलत यूज करेंगे। जैसे मैं कह दूं कि मुझे अपने संबंध में फीस डिसाइड करनी है, तो भाई जो फीस डिसाइड करूंगा ना, मैं बहुत ज्यादा डिसाइड कर लूंगा, मैं नहीं सोचूंगा कि आपको क्या फायदा हो रहा, क्या नुकसान। क्लियर। चलो ये तो पेड बैच नहीं है, परेशान मत होना, वरना कई लोग कमेंट करके पूछेंगे कि देखो सर के इंटेंशन कुछ और है। भी इतना क्लियर हो गया ना आपको, है ना। तो ये भारतीय संविधान की जो कमियां थी वो हो गई। अब उद्देश्य के आधार पर कमियां देख लेते हैं। तो देखिए, उद्देश्य के आधार पर भारतीय संविधान की एक कमी ये है कि हमारे संविधान ने कहा था कि आर्थिक रूप से समानता लाएंगे, समाजवाद लाएंगे। पर आप देखो कि वर्तमान में भारत में 1% लोगों के पास 70% क्या है, संपत्ति है। क्या यही समाजवाद है? 1% लोगों के पास 70% क्या है, संपत्ति है। ऐसी एक ऑक्सफैम की रिपोर्ट है, वो कहती है। अब आप बताओ, हमारा जो संविधान था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इकोनॉमिक इक्वलिटी। पर आप देखो क्या ये पूरा हो रहा है? नहीं हो रहा। कहने का ये मतलब है कि हमारा संविधान एक उद्देश्य में सफल नहीं हुआ। मेरी बात समझ में आई दोस्तों? इस तरह आप ये कह सकते हो कि भारतीय संविधान में ये भी एक आलोचना है। जैसे मैंने कुर्सी का उदाहरण दिया था ना कि बैठने में दिक्कत हो रही, वैसे ही। तो चलिए, हमने भारतीय संविधान की आलोचनाओं को बहुत विस्तृत तरीके से समझा, है ना, कहीं कोई जल्दीबाजी नहीं की, आराम से समझा। ठीक, अब आगे चलते हैं कि क्या क्या विशेषता है, फिर एक बाद में निष्कर्ष पढ़ेंगे कि क्या फाइनली बाद में। तो चलिए सबसे विशेषता पढ़ते हैं। देखिए, विशेषता ज़्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जब धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे ना पूरा संविधान, तो उसमें पता चलती जाएंगी। अभी बस ये समझ लें कि विशेषता होती क्या है। अब आप लोग बताओ, बहुत पढ़ते हो ना विशेषताएं, ये हो विशेषताएं, उसकी विशेषताएं। आखिर विशेषताएं होती क्या है, जानते हो? देखिए, विशेषता होती है जिसके कारण कोई व्यक्ति, कोई संस्था या कोई भी वस्तु सबसे अलग हो। जैसे धोनी क्रिकेट खेलता है, सब क्रिकेट खेलते हैं, पर इसकी विशेषता क्या है? ये बहुत कूल रहता है ना, ये इसकी विशेषता है। जैसे मान लो विराट कोहली, सबकी तरह क्रिकेटर ही तो है विराट कोहली। फिर अगर कहा जाए विराट कोहली की विशेषता क्या है, तो विशेषता वह चीज होती है, वह खासियत होती है जो विराट कोहली को सबसे अलग बनाए। जैसे इसकी सबसे बड़ी खासियत है कंसिस्टेंसी, लगातार अच्छा खेलता है। सब खिलाड़ी ऐसे नहीं है, कुछ शतक मारेंगे फिर नहीं मारेंगे, है ना। जैसे सहवाग, अब मजा आएगी। अब बताओ ये क्यों अलग है सबसे? अगर मैं कहूं सहवाग की विशेषता बताओ, तो आप यही कहोगे ना कि सर सहवाग को जो सबसे अलग करे ऐसी खासियत उसकी विशेषता कहलाएगी। सभी खासियत विशेषता नहीं होती, सभी क्वालिटी विशेषता नहीं होती। विशेषता केवल वही क्वालिटी होती है जो उसको सबसे अलग करे। आप कहोगे सर ये बिना सोचे खेलता है, बहुत तेजी से मारता है, बस इसको रन चाहिए, तो ये है। अब क्रिस गेल की विशेषता, छक्के मारता है। जैसे मैं कहूँ मेरी क्या विशेषता है? पढ़ाते तो बहुत सारे यूट्यूब में टीचर हैं, पर मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं, तो ये मेरी विशेषता है। मैं छोटे छोटे उदाहरण बताता हूं, तो ये मेरी विशेषता है। यही मुझे सबसे अलग करता होगा ना। क्लियर? तो इस तरह चीजें समझ में आनी चाहिए कि विशेषता क्या है। तो वैसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा क्या है जो इसको विश्व से या विश्व के अन्य संविधान से अलग करता है? तो देखिए, सबसे बड़ी इसकी खासियत है कि ये सबसे लंबा संविधान है। इसको सुन लीजिए बस, है ना। ये सबसे बड़ा संविधान है, आपको पता ही होगा। और इसकी क्या खासियत है? इसकी एक खासियत है संतुलन। आप कहोगे ये क्या है? तो देखिएगा, मैं बताता हूं। भारतीय संविधान की एक खासियत है कि इसमें गजब का संतुलन है। जैसे भारतीय संविधान में आपको संघवाद भी मिलेगा, अर्थात जिसमें केंद्र व राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा होगा। मैंने संघवाद में पूरी वीडियो बना रखी है, इसको भाइयों जरूर देख लेना, ये बहुत जरूरी टॉपिक है मेंस के लिए, है ना। तो मैंने क्या बताया कि भारत में संघवाद भी है। आप देखो, है मुख्यमंत्री के पास शक्तियां हैं अपनी, प्रधानमंत्री के पास अपनी शक्तियां हैं, है ना। मुख्य राज्य सूची अलग है, केंद्र की सूची अलग है। आप और देखिए, एक संघवाद की खासियत होती है कि द्विसदनीय व्यवस्था होती है।
लोकसभा राज्यसभा है, जिसमें राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है ना। तो आप कहोगे ये। दूसरी तरफ देखिएगा, भारत में एकात्मक व्यवस्था का भी आपको कई उदाहरण मिल जाएंगे, जैसे सिंगल सिटीजनशिप, है ना, जैसे आपातकाल के समय की स्थिति। तो ये सब आप देखोगे और फिर कहोगे कि हाँ सर आप सही कह रहे हो, भारतीय संविधान में दोनों हैं। तो यही है संतुलन। हम एक्सट्रीम पे नहीं गए, जैसे यूएसए में क्या है, एक्सट्रीम पे संघवाद है, वहां एक्सट्रीम पे संघवाद है। तो वहीं यूके में आप कहोगे एकात्मक है एक्सट्रीम पे, पर बीच में हमारा आता है इंडिया, दोनों के हम उसमें लक्षण पाएंगे। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के मामले में समझ लो, जैसे यूएसए में सुप्रीम कोर्ट बहुत पावरफुल है, वहां की संसद कोई भी कानून बनाए सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू की तरह। जुडिशियल रिव्यू पे मेरी वीडियो बनी हुई है, जिसको जरूरत लगे देख लेना, है ना। अब यूके में क्या है, यूके की सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून को जीरो घोषित नहीं कर सकती, जीरो क्या, बदल भी नहीं सकती हल्का फुल्का, है ना। तो एक जगह सुप्रीम कोर्ट इतनी पावरफुल है, दूसरी जगह बिल्कुल शून्य है। लेकिन भारत में क्या बैलेंस है ना, संतुलित है, न ज्यादा पावरफुल न ज्यादा ऐसे। जैसे भारतीय संविधान बहुत लचीला है, साथ में बहुत कठोर भी है। अब देखिए क्या है, यूएसए की खासियत क्या है, यूएसए का संविधान बदलना मतलब हाँप देना, सब परेशान हो जाएंगे, बदल नहीं सकते। वैसे ही यूके का संविधान 2 मिनट में बदल जाता है, पता नहीं चलता। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में कुछ बातें बदलने में बड़ी दिक्कत आती है और कुछ बातों को बदलने में 2 मिनट की भी दिक्कत नहीं आती। तो ये भारतीय संविधान की विशेषता है। जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है बैलेंस। देखिए भारतीय संविधान की 2-3 और बड़ी विशेषताएं हैं। संविधान को बनने के समय जो खासियत थी वो देखिए आप, जो आपको किताबों में नहीं मिलेगी। जैसे पहली जो सबसे बड़ी खासियत है कि भारतीय संविधान को जब बनाया जा रहा था ना, तो 8 मई के लिए जनता के बीच में रखा गया था, जो भारतीय संविधान की सबसे बड़ी खासियत है। पूरे विश्व में कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा कि इस तरह की प्रोसेस हो। हमारे संविधान को बनाने में जन सहभागिता भी थी, हर व्यक्ति की बात सुनी गई थी। साथ में हमारे संविधान ने बड़ा ही समावेशी स्वरूप रखा, हर वर्ग को टच करता है। हमने अस्पृश्यता खत्म करने की बात की आर्टिकल 17 में। आप देखो यूएसए का संविधान, यूएसए ने कहीं भी अपने मूल संविधान में ब्लैक्स के लिए, या जो इस समय बवाल कर रहे हैं क्योंकि उनकी इच्छा, उनके साथ गलत हो रहा है, उनके लिए कुछ अच्छा नहीं किया था। उनका 1960 में उनके साथ न्याय हुआ। भारत ने तो नए देश के बनते ही उनके साथ न्याय कर दिया था। हमने सबको वोटिंग राइट्स दिए थे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, सबको हमने वोटिंग अधिकार दिए थे। ऐसा किसी देश ने नहीं कभी किया था, धीरे धीरे दिए थे देशों ने, हमने तो सबको एक साथ दिए थे। यह है भारतीय संविधान की खूबसूरती। दोस्तों लास्ट में ब्रीफ करते हुए मैं यही कहूंगा, जो आलोचना थी या जो विशेषताएं थी, तो देखिए भारतीय संविधान को कुछ शब्दों में बांध पाना मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो उसको विश्व का सबसे खूबसूरत संविधान कहता हूँ। जब भी मैं पढ़ता हूँ बहुत फील करता हूँ। और देखिए कोई संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता, संविधान को जो लोग चला रहे हैं वो अच्छा व बुरा बनाते हैं। तो जिनकी हाथों में जिम्मेदारी है संविधान के प्रावधानों का क्रियान्वयन, वो बताएंगे कि संविधान अच्छा है कि बुरा। मेरी बात समझ में आई, है ना। अर्थात हम सब जब अच्छे से काम करेंगे, जब अपनी ड्यूटी को अच्छे से प्ले करेंगे, तो वो संविधान अच्छा होगा। जब हम और आप ही नहीं अच्छा करेंगे, अर्थात अगर हम वोट देने जा रहे हैं और जाति और धर्म के आधार पर वोट देंगे, तो फिर संविधान की कमी नहीं है। दोस्तों संविधान ने तो हमें अच्छा बनाया था, पर हम ही संविधान के साथ गलत कर रहे हैं, तो ये हमारी कमी है। फिर वो संविधान अपने उद्देश्यों को पाने में जरूर फेल हो जाएगा। क्यों? ये संविधान की कमी नहीं है, हमारी कमी है। इसीलिए कोई ग्रंथ अपने आप में अच्छा बुरा नहीं होता, बात उसके ऊपर होती है जो उस ग्रंथ के नियमों का क्रियान्वयन कर रहा हो। कई धर्म ग्रंथ बहुत सुंदर सुंदर है, पर आप देखो उसी के नाम पे लड़ाइयाँ होती हैं, खून होते हैं। समझ गए मेरी बात? इशारा काफ़ी था आप लोगों के लिए। और याद रखिएगा दोस्तों, मेरी नेक्स्ट क्लास डाउट सेशन की होगी, साथ में मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। तो जितने भी बच्चों के डाउट्स हों, कल रात को 12 बजे तक मुझे टेलीग्राम कर दीजिएगा, लिंक नीचे रहेगा, कमेंट कर दीजिएगा। मैं सारी एक साथ आपको क्लास लूँगा। परसों लंबी क्लास होगी, जिसमें पहले आंसर क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन आंसर, फिर मेंस में कैसे क्वेश्चन आएंगे ये बताऊंगा, साथ में कुछ अपनी बातें भी करूंगा, आपके कुछ जवाब भी दूंगा। सब कोई जरूर से जरूर रहना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और पूरी तरह से उम्मीद है। नमस्कार, धन्यवाद।